तो त्वचा की रक्तवाहिनियों में संकुचन लाने का कार्य जो है कि अनुकंपित तंत्रिका तंत्र के द्वारा होता है, सिंपैथिक नर्वस सिस्टम के द्वारा होता है। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। तो इसके बारे में देखते हैं। बताया है कि त्वचा की रक्तवाहिनियों में संकुचन लाने का कार्य अनुकंपित तंत्रिका तंत्र सिंपैथिक नर्वस सिस्टम के द्वारा होता है। भय, क्रोध, उत्तेजना आदि का शरीर पर प्रभाव मस्तिष्क द्वारा अनुकंपित तंत्रिका तंत्र के नियंत्रण से पड़ता है। यह नियंत्रण अधिकतर शरीर के मस्तिष्क एड्रीनलिन नामक रासायनिक पदार्थ के उत्पन्न होने से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछा है कि रक्त को जमाने में कौन सा सहायता करता है। रक्त को जमने में कौन सहायता करता है, तो जो कि फाइब्रिनोजन हो जाएगा। फाइब्रिनोजन जो है कि रक्त को जमने में सहायता करता है। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। तो फाइब्रिनोजन रक्त में पाया जाने वाला एक प्रोटीन है। क्या है ये? फाइब्रिनोजन जो कि रक्त में पाया जाने वाला एक प्रोटीन है। फाइब्रिनोजन प्रोटीन रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। गंभीर चोट, गंभीर कार्य दुर्घटना व बड़ी सर्जरी और प्रसव संबंधी जटिलताएं होने पर रक्त में फाइब्रिनोजन ही रक्त की अतिस्राव को रोकता है, ताकि खून बहने से होने वाले मृत्यु को रोका जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछा है कि शरीर की प्रत्येक कोशिका में केंद्रक होता है। सिर्फ खाली स्थान दिया गया में कोशिका अपवाद है, मतलब सिर्फ किसमें जो कि अपवाद नहीं रहता है केंद्रक। तो जो कि प्रौढ़ लाल रक्त कणिका में जो कि केंद्रक नहीं होता है। त्वचा में, यकृत में, तंत्रिका कोशिका में इसमें रहता है। प्रौढ़ लाल रक्त कणिका में नहीं होता है। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। तो एक स्वस्थ व्यक्ति 24 घंटे में कितना मूत्र निष्कासित करता है। तो एक स्वस्थ व्यक्ति जो कि 24 घंटे में 500 से लेकर 1.5 लीटर तक मूत्र का निष्कासन करता है। तो इसका आंसर जो कि डी सही हो जाएगा, 1.5 लीटर तक। नेफ्रॉन या वृक्क नलिका में रुधिर से छनकर आए जल एवं शेष उत्सर्जी पदार्थ के मिश्रण को मूत्र कहते हैं। मनुष्य का मूत्र पारदर्शी हल्के पीले रंग का द्रव्य होता है। इसका पीला रंग जो है कि हीमोग्लोबिन के अपघटन से निर्मित यूरोक्रोम नामक वर्णक के कारण होता है। इसका पीला रंग किसके? इसका पीला रंग जो है कि हीमोग्लोबिन के अपघटन से निर्मित यूरोक्रोम नामक वर्णक के कारण होता है। मूत्र के गंध का कारण उसमें उपस्थित कार्बनिक पदार्थ होता है। किसके कारण जो कि मूत्र का गंध आता है? तो उसमें उपस्थित जो कि कार्बनिक पदार्थ के कारण आता है। एक सामान्य होता है, तो एक समान व्यक्ति में 24 घंटे में लगभग जो कि 1.5 लीटर मूत्र बनता है। मूत्र हल्की अम्लीय प्रकृति का होता है। मूत्र कैसा होता है? हल्की अम्लीय प्रकृति का। भी पूछ देगा एग्जाम में कि मूत्र अम्लीय होता है कि क्षारीय होता है कि उदासीन होता है, तो जो कि हल्की अम्लीय हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा हल्की अम्लीय। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि आवे रवा, शबनम, वफ्ते हवा किसके प्रकार हैं। तो यह किसके प्रकार है? जो कि आवे रवा, शबनम यह ढाका के साड़ी का है। तो इसका आंसर जो कि ढाका हो जाएगा। ढाका का मलमल हो जाएगा। ढाका का मलमल, तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। तो ढाका का मलमल जो है कि ढाका जो पूर्व में भारत का ही एक अंग था, अब यह जो कि वर्तमान में बांग्लादेश की राजधानी हो गया है। वह विश्व के सर्वाधिक सूक्ष्म एवं बारीक मलमल के वस्त्र बनाए जाते हैं। ढाका के मलमल के बारे में ऐसा कहा जाता है कि पूरे थान को केवल एक छोटी सी अंगूठी में से निकाला जा सकता है। ढाका के मलमल के गुण उसकी सुंदरता, अलौकिकता एवं उत्कृष्टता के आधार पर कलाकार उन्हें विविध प्रकार के सुंदर सुंदर नमूनों से अलंकृत करते हैं। जैसे आबे रवा, जैसे बहता पानी कहा जाता है। वफ्ते हवा, हवा से भी हल्का। शबनम, ओस की बूंदें। मलमल खास जो है कि हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि कौन सी डिजाइन का सिद्धांत नहीं है। इनमें से कौन सी जो है कि डिजाइन का सिद्धांत नहीं है। तो अनुपात है, बल है, अनुरूपता, यह सब डिजाइन के सिद्धांत हैं। केवल स्थान जो कि डिजाइन के सिद्धांत ना होकर डिजाइन के तत्व हैं। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। तो डिजाइन के सिद्धांत जो कि 5 प्रकार के होते हैं। तो यह कला जीवन की उत्कर्ष और आनंद की अनुभूति देता है। डिजाइन क्या देता है? कला, जीवन,
आनंद की अनुभूति करता है। कला के माध्यम से व्यक्ति अपने भीतर की छिपी हुई भावनाओं एवं विचारों को अभिव्यक्त करता है। डिजाइन कलाकार के मस्तिष्क की उपज होती है जिसे वह अपनी कला के माध्यम से पुष्पित एवं विकसित करता है। इस प्रकार कला या डिजाइन के निम्नलिखित सिद्धांत हैं: अनुपात, संतुलन, लय, अनुरूपता, और जो कि अनुरूपता, दबाव, बल अर्थात स्थान डिजाइन का तत्व है जो निम्न प्रकार के हैं: स्थान, रंग, पोत, प्रकाश, रेखा, आकार आदि हो जाएगा। सामान्यतः अंडाणु का निषेचन होता है। सामान्यतः अंडाणु का निषेचन जो कि अंडवाहिनी में होता है, तो फैलोपियन ट्यूब में होता है। फैलोपियन ट्यूब में होता है, तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। सामान्यतः अंडाणु का निषेचन अंडवाहिनी में होता है। अंडवाहिनी जो कि संख्या में 2 होती हैं, यह अंडाशय के समीप से प्रारंभ होकर गर्भाशय तक चली जाती है। इन्हीं के द्वारा डिंब गर्भाशय में पहुंचता है। यहीं पर उसका शुक्राशय संयोग होता है, शुक्राणु संयोग होता है। इसकी लंबाई लगभग 100 से 125 mm होता है। निम्न में से कौन सा मोनोसेक्राइड है? इनमें से कौन सा जो कि मोनोसेक्राइड है? तो सुक्रोज, माड़, सेलुलोज। इसमें जो कि ग्लूकोज जो है कि यह मोनोसेक्राइड है, सुक्रोज जो कि डाइसेक्राइड है, और माड़ और सेलुलोज जो है कि पॉलीसेक्राइड है। तो इसके बारे में बताया गया है। तो कार्बोज कितने प्रकार के होते हैं? कार्बोज जो कि 3 प्रकार के होते हैं। कौन सा? मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड। मोनोसेक्राइड 3 प्रकार में आते हैं, 3 भागों में बांटा गया है। तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, यह मोनोसेक्राइड हो जाएगा। और डाइसेक्राइड एक अणु से मिलकर बनने से जो कि मोनोसेक्राइड, यही एक से अधिक अणु मिले डाइसेक्राइड। तो पॉलीसेक्राइड ऐसे ही। तो सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज जो है कि डाइसेक्राइड के हो जाएंगे। और पॉलीसेक्राइड में जो कि ग्लाइकोजन, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेप्टिक स्टार्च हो जाएगा। ट्रिप्सिन एवं काइमोट्रिप्सिन किस पीएच पर कार्य करते हैं? तो ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन किस पीएच पर कार्य करते हैं? तो यह जो है कि 7.4 से 8.0 pH पर कार्य करते हैं। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ट्रिप्सिन एवं काइमोट्रिप्सिन का यह आंसर सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। तो एंजाइम प्रोटीन का छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का कार्य करता है जिससे वे रक्त में अवशोषण के लिए उपलब्ध हो जाते हैं। संश्लिष्ट रंजक की खोज की थी। तो संश्लिष्ट रंजक की खोज की थी किसने की थी? सिंथेटिक की खोज किसने की थी? सिंथेटिक डाई की। तो विलियम हेनरी फार्केन ने की थी, या मोरे ने, जेपी डिक्सन, या जॉर्ज एडम्स। तो इसकी खोज जो कि विलियम हेनरी पार्किंग ने की थी। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। विलियम हेनरी पार्किंग ने की थी। तो सन 1856 में संश्लेषित रंग का आविष्कार हुआ। इसका श्रेय विलियम हेनरी पार्किंग को जाता है। रासायनिक प्रकृति एवं संगठन के आधार पर संश्लेषित रंगों को 3 भागों में बांटा गया है: अम्लीय रंग, क्षारीय रंग, उदासीन रंग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि लेरेक्सिन का निम्नलिखित में से क्या कार्य होता है? तो लेरेक्सिन जो है कि भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। भोजन को श्वास नली से जाने से रोकता है। सिर्फ देख लेते हैं। तो लेरेक्सिन का कार्य जो कि भोजन को श्वास नली से जाने से रोकता है, अर्थात श्वसन यंत्र लेरेक्सिन मनुष्य और अन्य स्तनधारी जीवों के गले में मौजूद एवं एक श्वसन अंग होता है। यह जो कि मनुष्य के शरीर में, मनुष्य और अन्य स्तनधारी जीवों के गले में मौजूद एक श्वसन अंग होता है जिसके प्रयोग से जीव विभिन्न प्रकार के ध्वनियों को बोल पाते हैं। जिसे खाने से या फेफड़े में नहीं जाने देता, वही मदद करता है लेरेक्सिन। कम प्रोटीन युक्त आहार उन रोगियों को दिया जाता है जो ग्रसित होते हैं। जो किससे ग्रसित होते हैं? जो कम प्रोटीन युक्त, जो कि पीलिया से ग्रसित होते हैं। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। वस्त्रों पर नमूने छापने की सबसे प्राचीन हस्तविधि है। तो वस्त्रों पर नमूने छापने की सबसे प्राचीन हस्तविधि कौन सा है? तो रोलर, स्क्रीन छपाई, ठप्पा छपाई, स्टेंसिल छपाई। तो इसमें जो कि ठप्पा छपाई जो कि सबसे प्राचीन है, तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। इसका आंसर इसमें रोलर बताया है, रोलर बताया, इसमें नहीं पता, पर ठप्पा सबसे प्राचीन है। तो यह ठप्पा छपाई का ही मशीनी रूप होती है। उभरे हुए रोलर छपाई
जो कि ठप्पा छपाई का ही मशीनी रूप होती है। उभरे हुए नमूनेदार बेलनों द्वारा वस्त्र पर नमूने छापने की विधि को रोलर छपाई कहा जाता है। ठप्पा छपाई ब्लॉक प्रिंटिंग वस्तुओं पर नमूने छापने की यह सबसे प्राचीन हस्त विधि है। यह बहुत धीमी विधि एवं सामान्यतः कम लंबाई वाले वस्त्रों पर ठप्पा की जाती है। स्क्रीन छपाई जो है कि छपाई की इस विधि में एक विशेष प्रकार का फ्रेम प्रयोग किया जाता है। यह फ्रेम आकार में सीमित होता है जिससे वस्त्र का कुछ भाग ही छप पाता है। फ्रेम को वस्त्र के ऊपर रखकर छपाई की जाती है। एक स्थल पर जाने पर उसी फ्रेम को दूसरे स्थान पर रखकर छपाई करते हैं। स्टेंसिल छपाई की यह विधि जापान में विकसित हुई। स्क्रीन छपाई स्टेंसिल छपाई का ही सुधरा हुआ या रूपांतरित रूप है। नोट्स, इसका उत्तर आयोग ने रोलर छपाई माना है, परंतु वस्त्रों पर नमूने छापने की सबसे प्राचीन विधि ठप्पा छपाई होती है। एक बाजार जहां सभी विक्रेता समान वस्तु के समान कीमत में बेचते हैं कहलाती है। तो थोक बाजार, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार, फुटकर बाजार। तो एक बाजार जहां सभी विक्रेता समान वस्तु के समान कमी कीमत में बेचते हैं कहलाती है। तो यह जो कि हो जाएगा इसका पूर्ण प्रतियोगिता हो जाएगा। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। एक बाजार जहां सभी विक्रेता समान वस्तु को समान कीमत में बेचते हैं उसे पूर्ण प्रतियोगिता बाजार कहते हैं। इसकी निम्नलिखित विशेषताएं, क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या बहुत होती है। इसकी क्या विशेषताएं निम्नलिखित हैं? तो इसमें जो कि क्रेताओं विक्रेताओं की संख्या बहुत अधिक होती है और जो है कि उन्हें बाजार की दशाओं के बारे में पूर्ण जानकारी एवं ज्ञान होता है। सभी विक्रेता वस्तु की एक समान इकाइयाँ बेचते हैं। समस्त बाजार में वस्तु का एक ही मूल्य होता है। वस्तु को समरूपता हो अर्थात वह वस्तु विभेद नहीं हो पाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि प्रसार शिक्षा को ग्रामीण समाज को उपयोगी ज्ञान देने की विधि कौन मानता है? प्रसार शिक्षा को ग्रामीण समाज की उपयोगी ज्ञान देने की विधि कौन मानता है? तो जो कि इसको धामा मानते हैं। तो इसका आंसर ए सही है, धामा मानते हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? तो यह जो कि 1886 में लागू हुआ था। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। कौन सा सॉफ्ट आहार नहीं है? सूप, खीर, पुडिंग, खिचड़ी। तो जो है कि सूप एक सॉफ्ट आहार नहीं है, यह एक लिक्विड आहार है। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। तो सॉफ्ट आहार नर्म आहार आसानी से पचने योग्य खाद्य पदार्थ होते हैं जो इस प्रकार है, खीर, पुडिंग, खिचड़ी। अतः सूप तरल आहार है, यह सॉफ्ट आहार के अंतर्गत नहीं आता है। साइटोप्लाज्मा में उपस्थित प्रोटीन के अणुओं को कहते हैं। तो साइटोप्लाज्मा में उपस्थित प्रोटीन के अणुओं के क्या कहते हैं? तो इसे जो है कि अमीनो अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? अमीनो अम्ल कहते हैं। इसका आंसर सी सही हो जाएगा। तो साइटोप्लाज्मा में उपस्थित प्रोटीन के अणुओं को अमीनो अम्ल कहते हैं। कोशिका में कोशिका झिल्ली के अंदर केंद्रक को छोड़कर संपूर्ण पदार्थ को कोशिका द्रव्य कहते हैं। आरएनए एक प्रकार का न्यूक्लिक एसिड होता है जो सीधे प्रोटीन संश्लेषण में शामिल होता है। डीएनए एक जीवित कोशिका के गुणसूत्रों में पाए जाने वाले तंतुनुमा अणु है। यह हर एक जीवित कोशिका के लिए अनिवार्य है। साबुत अनाज किस विटामिन के महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं? तो साबुत अनाज जो कि विटामिन बी के महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। तो साबुत अनाज अर्थात दोनों दाने के तीनों भागों को खाया जाता है, जिसमें रेशा युक्त बाहरी सतह और पोषकता से भरपूर बीज में शामिल है। साबुत अनाज में भूसी, चोकर या ब्राउन ऊपरी सतह, बीज और मुलायम एंडोस्पर्म पाया जाता है। भूसी एवं बीज से विटामिन ए, विटामिन बी और अन्य तत्व जैसे जस्ता, सेलेनियम, तांबा, लोहा, मैग्नीज एवं मैग्नीशियम आदि प्राप्त होता है। वनस्पति, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि वनस्पति कोशिका तथा जंतु कोशिका में समान रूप में पाया जाता है। तो क्या पाया जाता है? वनस्पति कोशिका और जंतु कोशिका में समान रूप से जो है कि केंद्रक और जीव द्रव्य पाया जाता है। तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा।
तो वनस्पति कोशिका तथा जंतु कोशिका में समान रूप से केंद्रक तथा जीवद्रव्य पाया जाता है। जंतु कोशिका, पादप कोशिका। तो जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है और पादप कोशिका जो कि सेलुलोज से बनी कोशिका भित्ति उपस्थित होती है। जंतु कोशिका में क्या होती है? कोशिका भित्ति जो कि अनुपस्थित होती है और पादप कोशिका में पादप कोशिका जो कि सेलुलोज से बनी कोशिका भित्ति उपस्थित होती है, जैसे प्लाज्मा झिल्ली होता है। और जंतु कोशिका प्रायः आकार में छोटी होती है तो पादप कोशिका आकार में बड़ी होती है। इनमें जंतु कोशिका में जो कि लवण अनुपस्थित होती हैं, इसमें लवण पाई जाती है। इस प्रकार आकार लगभग वृत्ताकार होता है, इस प्रकार जो कि आकार लगभग आयताकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि श्वेत रक्त कणिकाओं का अनियंत्रित उत्पादन कहलाता है। तो श्वेत रक्त कणिकाओं का अनियंत्रित उत्पादन क्या कहलाता है? तो ल्यूकेमिया कहलाता है, ल्यूकेमिया कहलाता है। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। तो श्वेत रक्त कणिकाओं का अनियंत्रित उत्पादक ल्यूकेमिया कहलाता है। ल्यूकेमिया खून से जुड़ी हुई एक गंभीर बीमारी है जिसे ब्लड कैंसर भी कहा जाता है। इस बीमारी में शरीर में WBC व्हाइट ब्लड सेल की संख्या असामान्य रूप से बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि आंतरिक गृहसज्जा को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने वाला कारक क्या है? तो मकान की संरचना, मकान का स्थान। तो ए बी दोनों है, इसका आंसर सी सही हो जाएगा। यह दोनों प्रभावित करती, शायद मकान की संरचना, स्थान नहीं, मकान की संरचना प्रभावित करती, तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। तो आंतरिक गृह सज्जा को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने वाला कारक जो कि मकान की संरचना है। मकान के बनावट संरचना एक उत्तम भवन निर्माण के लिए स्थान, भूमि एवं भूमि का चयन जितना महत्वपूर्ण है उससे कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण इसकी बनावट अर्थात मकान की संरचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछा है कि निम्न में से संज्ञानात्मक विकास में कौन सी अवस्था जन्म से 2 वर्ष के मध्य पाई जाती है? तो इसमें इसका क्या हो जाएगा? जन्म से 2 वर्ष के मध्य पाई जाती है तो संवेदी पेशी अवस्था हो जाएगा। तो इसका आंसर ये पियाजे का सिद्धांत है, तो इसका जो कि हो जाएगा बी, ए सही हो जाएगा। और जन्म से 2 वर्ष जो कि संवेगी पेशी अवस्था हो जाएगा और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो है कि 2 से 7 वर्ष तक हो जाएगा और स्थूल संक्रियात्मक अवस्था जो है कि 7 से 11 वर्ष और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो कि 11 से ऊपर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए दिया गया है। तो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास 4 अवस्थाओं में विभाजित हैं। संवेदी पेशी अवस्था और जो है कि यह जन्म से 2 वर्ष होता है और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो कि 2 से 7 वर्ष तक, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो कि 7 से 12 वर्ष होता है, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो कि 12 से 15 वर्ष तक होता है। किस तत्व में पाए जाने वाले कारण विटामिन नाम दिया गया है? किस तत्व में पाए जाने के कारण विटामिन नाम दिया गया है? तो जो है कि तो इसका हो जाएगा आंसर सी, नाइट्रोजन के कारण जो कि विटामिन नाम दिया गया। तो यह इसका आंसर सी से हो जाएगा। तो विटामिन जो कि नाइट्रोजन तत्व पाए जाने के कारण विटामिन नाम दिया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि छोटी आंत 3 भागों में बटी होती है, पक्वासे, मध्यांत्र और जो है कि किसमें? तो छोटी आंत जो कि 3 भागों में बटी होती है। कौन कौन सा? पक्वासे, जेजुनम, डेडुनम, इलियम। तो इसका एक है इलियम, तो शेषांत्र हो जाएगा। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। तो कार्य तथा संरचना के आधार पर छोटी आंत के 3 भाग होते हैं जिन्हें क्रमशः ग्रहणी, मध्यांत तथा शेषांत कहा जाता है। छोटी आंत की ग्रहणी से भोजन के पाचन में पित्त रस और अग्नाशयी रस पाए जाते अग्नाशयी रस सहायक होते हैं। पित्त रस का निर्माण यकृत में और अग्नाशयिक रस का निर्माण जो कि अग्नाशय में होता है। तो उद्देश्यों का विकास करना किसका चरण है? तो उद्देश्यों का विकास करना जो है कि उद्देश्यों का विकास करना जो कि नियोजन का चरण है। तो इसका आंसर बी से नियोजन का चरण है। तो उद्देश्यों का विकास करना नियोजन का चरण है। यह चरण लुईस
ए एलन के अनुसार दिया गया है। इन्होंने प्रबंधन के 7 चरण बताए हैं। लुइस ए एलन ने जो कि प्रबंधन कितने चरण बताए हैं? 7 चरण बताए हैं। ग्रास एवं केंडल के अनुसार 5 चरण बताए गए हैं जो कि गृह प्रबंधन में महत्वपूर्ण है। तो समस्या को परिभाषित करना पहला चरण हो जाएगा, फिर विकल्पों को ढूंढना, फिर कल्पना द्वारा प्रत्येक विकल्प को उसके हल के साथ देखना, फिर अधिकतम उपयुक्त संभावित हल का चयन करना, फिर उत्तरदायित्व का स्वीकारना होता है। तो वेसोप्रेसिन को खाली स्थान दिया के नाम से भी जाना जाता है। तो वेसोप्रेसिन को किसके नाम से जाना जाता है? तो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन्स के द्वारा जाना जाता है। एंटी डाययूरेटिक हार्मोन्स के द्वारा। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। तो वेसोप्रेसिन जिसे एंटी डाययूरेटिक हार्मोन्स एडीएच भी कहा जाता है, यह एक हार्मोन्स है जो शरीर में पानी के संतुलन को नियंत्रित करने में मदद करता है। एंटी डाययूरेटिक हार्मोन जो कि एडीएच मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस द्वारा नियंत्रित होता है और मस्तिष्क के आधार पर पार्श्विक पिट्यूटरी ग्रंथि में जमा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, अम्लीय वर्षा की खोज की थी। तो अम्लीय वर्षा की खोज किसने की थी? तो इसकी खोज रॉबर्ट अंगूम स्मिथ ने की थी। रॉबर्ट जैसा कि अम्लित अ से अंगूम, तो रॉबर्ट अंगूम स्मिथ ने की थी। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। तो अम्लीय वर्षा की खोज रॉबर्ट अंगूम स्मिथ ने की थी। अम्लीय वर्षा को सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 और नाइट्रोजन के ऑक्साइड नाइट्रिक अम्ल HNO3 मिले रहते हैं। अम्ल वर्षा का तत्व उस वर्षा कोहरा और हिम के जिसमें कार्बन हाइड्रोक्साइड के अतिरिक्त सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड घुले होते हैं। अम्ल वर्षा के कारण जलीय प्राणियों की मृत्यु, खेती और पेड़ पौधे वृद्धि में गिरावट, तांबा, सीसा और घातक तत्वों का पानी में मिल जाना है। ये सभी दुष्परिणाम देखे जा सकते हैं। अम्लीय वर्षा के कारण आगरा का ताजमहल जो कि पीला पड़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि ऐच्छिक तंत्रिका तंत्र को नाम से भी जाना जाता है। तो ऐच्छिक तंत्रिका तंत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधि तंत्रिका तंत्र या अनुकंपित तंत्रिका तंत्र या परानुकंपित तंत्रिका तंत्र। तो इसका आंसर जो कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। इसका आंसर ए सही हो जाएगा। तो ऐच्छिक तंत्रिका तंत्र केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के नाम से भी जाना, जैसे CNS भी कहा जाता है। मस्तिष्क हमारे शरीर में केंद्रक सूचना प्रसारण अंग है। मस्तिष्क हमारे शरीर में क्या है? केंद्रक सूचना प्रसारण अंग है और यह आदेश व नियंत्रण की तरह कार्य करती है। यह आदेश व नियंत्रण की तरह जो कि कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि दिए हुए अंग के वितरण के समस्त अंगों को जोड़कर उनकी संख्या में से भाग देने से जो मान प्राप्त होता है उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो उसे जो कि मध्यमान कहते हैं। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा, मध्यमान कहते हैं। ये इसका सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा की शुरुआत हुई थी। तो राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा की शुरुआत कब हुई थी? तो राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा की शुरुआत जो कि 1978 में हुई थी। राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा की शुरुआत जो है कि 1978 में। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। तो गांधी जी के जन्मदिन 2 अक्टूबर 1978 को राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा की शुभारंभ किया गया था। इसमें प्रौढ़ों को सामाजिक चेतना उत्पन्न करने की प्रेरणा दी गई। 15 से 35 आयु वर्ग के निरक्षर प्रौढ़ों के लिए अनौपचारिक शिक्षा की व्यवस्था करने में प्राथमिकता दी गई। उनके लिए जनसंचार के साधनों के प्रयोग पर जो है कि बल दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि रंगने की प्रतिरोधी विधि है। रंगने की प्रतिरोधी विधि कौन सा है? तो बंधेज और बांधनी जो कि रंगने की प्रतिरोधी विधि है। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि बड़ी आंत का भाग है। तो बड़ी आंत का क्या भाग है? तो जो है कि आद्रांत्र और कोलन, मलाशय, तो जो कि यह सभी है। इसका आंसर आल इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। पूछा है कि
हृदय सेप्टर की सहायता से दो भागों में विभक्त होता है, जिसके घटक मायोकार्डियम है एवं ऊतक हैं। तो इसके क्या हो जाएंगे, इंडोकार्डियम हो जाएगा। इसका आंसर एंडोकार्डियम हो जाएगा। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा, सॉरी रेशेदार हो जाएगा। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। हृदय सेप्टम की सहायता से दो भागों में विभक्त होता है, जिसके घटक मायोकार्डियम में रेशेदार ऊतक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि नमी परीक्षण किस रेशे पर लागू होती है। तो नमी परीक्षण जो कि सूती, रेयान या एस्बेस्टस या कांच। तो नमी परीक्षण जो कि सूती पर लागू होती है। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा, सूती और लीलन पर जो कि हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि किसी विशेष वस्तु को प्रभुत्व देने के लिए किस प्रकार की व्यवस्था का प्रयोग किया जाता है। तो छाया प्रकाश व्यवस्था या ट्रैक प्रकाश व्यवस्था या अप्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था या केंद्रीय प्रकाश व्यवस्था। तो किसी विशेष वस्तु को प्रभुत्व देने के लिए जो है कि केंद्रीय प्रकाश व्यवस्था का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि जल शुद्धिकरण की रासायनिक विसंक्रमण विधि में खाली स्थान का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। तो लकड़ी की कोयला या फिटकरी या ब्लीचिंग पाउडर या चूना। तो किसका प्रयोग नहीं किया जाए, तो ब्लीचिंग पाउडर का। इसका आंसर सी सही हो जाएगा, नहीं किया जा सकता है। सॉरी, लकड़ी का कोयला जल शुद्धिकरण के लिए रासायनिक विसंक्रमण, अच्छा ये सभी रासायनिक है, लकड़ी का कोयला जो कि रासायनिक नहीं है। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। रासायनिक विसंक्रमण विधि में जो कि लकड़ी का कोयला का प्रयोग नहीं किया जाता है, यह भौतिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, एक पूर्ण हृदय चक्र की अवधि होती है तो 0.8 सेकेंड होती है। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। तो एक स्वस्थ हृदय में जो कि हृदय 70 से 72 बीट मिनट की समान दर पर मानक प्रत्येक हृदय चक्र का दिल की धड़कन एक चक्र पूरा करने में लगभग जो कि 0.8 सेकेंड का समय लेती है। हृदय के दो अलिंद और दो निलय कक्ष होते हैं, जैसे 4 चेंबर होते हैं। तो उन्हें बाएं अलिंद और दाएं अलिंद के रूप में जोड़ा जाता है। यानी बाएं वेंट्रिकल के साथ जो कि बाएं एट्रियम और दाएं वेंट्रिकल के साथ जो कि दाएं एट्रियम, और वे लगातार कार्डियम चक्र को दोहराने के लिए मिलकर काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि आरबीसी में क्या नहीं होता है। तो आरबीसी में क्या नहीं होता है, तो केंद्रक, हीमोग्लोबिन, प्लाज्मा, पानी जो कि केंद्रक नहीं होता है, न्यूक्लियस नहीं होता है। तो इसका आंसर ए सही हो जाए। तो आरबीसी में जो कि केंद्रक नहीं होता है, यह संख्या में सबसे बड़ी है। यह पूरे रुधिर का 40% भाग होती है। यह ऋणधारी वस्तुओं के श्वसन अंगों को ऑक्सीजन लेकर उसे शरीर के विभिन्न अंगों में कोशिका तक पहुंचाती है। आयु जो कि इसकी औसत आयु जो कि 120 दिन। इसकी खोज किसने की, एंटनी ल्यूवेन हॉक ने की। मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई जो कि आरबीसी को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता है। तो पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता जो कि पूर्व शालेय अवस्था है, समूह पूर्व अवस्था है, जिज्ञासा, प्रवृत्ति अवस्था, उपयुक्त सभी है। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता क्या है, तो उपयुक्त सभी। इसका आंसर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। बाल्यावस्था जीवनकालीन विकास की महत्वपूर्ण अवस्था है। इस अवस्था को दो भागों में विभाजित किया गया है। पूर्व बाल्यावस्था जो कि 2 से 6 वर्ष तक, उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक। पूर्व बाल्यावस्था में बच्चे की आत्मनिर्भरता को उत्तरोत्तर वृद्धि होती है। यह अवधि पाठशाला में प्रवेश की होती है। इस प्रकार पूर्व बाल्यावस्था की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। पूर्व शालेयावस्था, संपूर्ण अवस्था, जिज्ञासा, प्रवृत्ति अवस्था होती है। वृक्क की सूक्ष्मतम संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं। तो वृक्क की सूक्ष्मतम संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई को जो कि नेफ्रॉन कहते हैं। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। एक ही प्रकार की कोशिका के समूह को कहते हैं। तो एक ही प्रकार की कोशिका के समूह को जो कि ऊतक कहते हैं। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा, टिश्यूज कहते हैं। दाल में कौन सा अमीनो अम्ल नहीं होता है। दाल में कौन सा अमीनो अम्ल जो कि नहीं होता है, तो मिथियोनिन जो कि नहीं होता है। यह चावल गेहूं में होता है, अनाज में होता है। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा।
तो लार में पानी की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है? तो लार में पानी की मात्रा जो कि 99.27% होती है। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। रेडियो दूरदर्शन द्वारा संपर्क कहलाती है, रेडियो दूरदर्शन द्वारा संपर्क जो कि समूह संपर्क कहलाती है। तो इसका आंसर जन संपर्क कहलाती है। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा, मास कॉन्ट्रैक्ट कहलाती है। तो व्यक्तिगत संपर्क, समूह संपर्क, जनसंपर्क में बांटा गया है। शिक्षण विधियों का वर्गीकरण में होगा। तो व्यक्तिगत संपर्क में जो है कि क्या आएगा? तो व्यक्तिगत संपर्क में जो है कि खेत और घर के संपर्क हो जाएंगे, कार्यालय में मिलना, टेलीफोन कॉल क्लास हो जाएगा, व्यक्तिगत पत्र हो जाएगा, परिणाम प्रदर्शन हो जाएगा। और समूह संपर्क जो कि विधि प्रदर्शन, व्याख्यान सभा, समूह चर्चा और प्रशिक्षण कार्यक्रम श्रवण हो जाएगा, परिणाम प्रदर्शन सभा हो जाएगा, सम्मेलन, दृश्य श्रव्य साधन हो जाएगा। और जनसंपर्क में जो है कि सुदृढ़ सामग्रियाँ, समाचार पत्र, पत्रिका, सूचना व पत्र विज्ञापन आदि और पोस्टर, चार्ट, प्रतिदर्शन पदार्थ और दृश्य श्रव्य साधन हो जाएगा। और टेलीविजन और रेडियो जो कि जनसंपर्क में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि सामान्य व्यक्ति में जठर रस की स्रावित होने वाला मात्रा है तो 1000 से 1500 ml प्रति डे हो जाएगा। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। फेफड़ों का कार्य ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान कर रक्त का वृद्धिकरण है। इसे रक्त का ऑक्सीजनीकरण कहा जाता है। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। वायु में सांस लेने वाले प्राणियों का अंग फेफड़ा होता है। वायु में सांस लेने वाले प्राणियों का अंग क्या होता है? फेफड़ा होता है। यह प्राणियों में एक जोड़े के रूप में उपस्थित होता है। फेफड़े की दीवारों असंग ग्रहिकाओं की उपस्थिति के कारण स्पंजी होती हैं। वह वक्ष गुहा में स्थित होता है। इसमें रक्त का शुद्धिकरण होता है। प्रत्येक फेफड़े में एक फुफ्फुसी धमनियां होकर रक्त में ऑक्सीजन का मिश्रण होता है तथा फेफड़ों का मुख्य काम वातावरण से प्राण वायु ऑक्सीजन लेकर उसे रक्त परिसंचरण में प्रवाहित करना और रक्त को कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर उसे वातावरण में छोड़ता है। अतः इस प्रक्रिया को ही ऑक्सीकरण कहते हैं, ऑक्सीजनेशन कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि विकास के सिद्धांत के अनुसार मस्तिष्क की परिपक्वता जो कि किस उम्र में मध्य होती है? विकास के सिद्धांत के अनुसार मस्तिष्क की परिपक्वता जो है कि 6 से 8 वर्ष तक होती है। तो इसका आंसर जो है कि ए सही हो जाएगा। इसका आंसर ए सही हो जाएगा। तो विकास सिद्धांत के अनुसार मस्तिष्क की परिपक्वता 6 से 8 वर्ष की उम्र के मध्य आती है। विकास एक सतत प्रक्रिया है जो गर्भावस्था ये देखिए आंसर जो कि एलटी में पूछा गया है। तो मस्तिष्क की परिपक्वता 6 से 8 वर्ष की उम्र के मध्य आती है। विकास एक सतत प्रक्रिया है जो गर्भावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक जो कि सतत रूप से चलता है। इस प्रकार विकास के निम्नलिखित सिद्धांत है: विभिन्नता का सिद्धांत, विकास की दिशा सिद्धांत और व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, वार्तानुसार विकास का सिद्धांत, विकास दर में अंतर का सिद्धांत, परस्पर विकास का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत, सामान्य से विशिष्ट क्रिया का सिद्धांत हो जाएगा। फेफड़े की जीवन वायु धारिता में अनुपूरक वायु कितनी होती है? फेफड़े की जीवन वायु धारिता में अनुपूरक वायु कितनी होती है? तो जो है कि 1600 घन सेंटीमीटर होती है। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। कौन सी प्रिंटिंग साधारणतः 500 मीटर से 5000 मीटर तक के फेफड़ों पर की जाती है? तो इसमें कौन सी प्रिंटिंग? तो जो कि स्क्रीन प्रिंटिंग हो जाएगा, स्क्रीन प्रिंटिंग। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। तो स्क्रीन प्रिंटिंग जो कि साधारणतः 500 मीटर से 5000 मीटर तक के फेफड़ों पर की जाती है। इस विधि द्वारा वस्त्र की छपाई के लिए स्क्रीन तैयार किया जाता है। स्क्रीन बनाने के लिए एक विशेष प्रकार की लकड़ी का फ्रेम तैयार किया जाता है। उस लकड़ी के फ्रेम पर नायलॉन के कपड़े को खींचकर तान दिया जाता है तथा खड़ियाँ से नमूने अंकित कर दिए जाते हैं। स्क्रीन के उस भाग पर जहाँ रंग नहीं लगाना हो वहाँ जो कि अवरोधक पदार्थ जैसे मोम, रेजिन लगा दिया जाता है।
शुक्राणु जनन का नियमन करने वाला हार्मोन्स है। तो शुक्राणु जनन का नियमन करने वाला हार्मोन्स कौन सा है? तो एंड्रोजन हो जाएगा, एंड्रोजन हो जाएगा। तो इसका आंसर डी सही है, एंड्रोजन हो जाएगा। शुक्राणु जनन नियमन करने वाले हार्मोन्स एंड्रोजन हार्मोन्स है। एंड्रोजन हार्मोन जो कि स्टेरॉयल हार्मोन्स के समूह होते हैं। इसका निर्माण पुरुष के प्रजनन अंग, अंडकोश तथा वृषण में होता है। यह हार्मोन्स पुरुष के प्रजनन अंगों के विकास और कार्य के लिए आवश्यक है। किस अवस्था को तूफान तथा तनाव की अवस्था कहा जाता है? तो किस अवस्था को जो कि तूफान तनाव की अवस्था जो कि किशोरावस्था कहा जाता है? तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। तो कोलेस्ट्रम की अधिक मात्रा में होता है, कोलेस्ट्रम में अधिक मात्रा में होता है तो जो कि विटामिन ए, विटामिन डी और जो कि खनिज और लौह तत्व। तो जो कि इसका आंसर हो जाएगा विटामिन ए। कोलेस्ट्रम में अधिक मात्रा में जो कि विटामिन ए होता है। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। तो कोलेस्ट्रम में अधिक मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है माँ के स्तनों से जो कि प्रारंभ के 2-3 दिनों तक जो कि गाढ़ा पीला रंग तरल पदार्थ निकलता है जिसे कोलेस्ट्रम कहते हैं। इसमें खनिज, लवण, वसा और प्रोटीन का अनुपात अधिक होता है। यह कोलेस्ट्रम शिशु के पोषण के लिए अत्यधिक होता है क्योंकि इसमें वे सभी पौष्टिक तत्व उपस्थित होते हैं जो शिशु के पोषण में सहायक होते हैं। यह पाचन शक्ति बढ़ाता है तथा शिशु में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। रंग की गर्माहट या ठंड को जाना जाता है। तो रंग की गर्माहट व ठंडक को जाना जाता है तो इसे ह्यू जाना जाता है। इसका आंसर ए सही हो जाएगा। प्रांग रंग प्रणाली के अनुसार जो कि यह रंगों के 3 विशेषता या गुण होते हैं जो कि रंग के रंगों का परिणाम जो कहलाते हैं और यह तीनों एक दूसरे से उसी प्रकार संबंध रखते हैं जैसे किसी वस्तु की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई। ये निम्नलिखित हैं। रंगों का गर्मपन, ठंडापन, युवा रंगों के नाम, रंगों का हल्कापन और गहरापन, रंगों के वैल्यू, रंगों की चमक या मंद रूप, रंगों की तीव्रता, क्रोमा हो जाएगा। रंगों का गर्मपन ठंडापन जो है कि ह्यू या रंग के नाम हो जाएंगे और रंग का हल्कापन और गहरापन क्या हो जाएगा? रंगों की वैल्यू हो जाएगा। और रंगों की चमक या मंद रूप जो कि रंगों की तीव्रता या क्रोमा हो जाएगा। यह तीनों परिणाम जो है कि ह्यू, वैल्यू और तीव्रता सभी रंगों में उपस्थित होते हैं। प्रौढ़ावस्था में प्रकुंचन दाब होता है तो 110 से 125 हो जाता है। तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। तो प्रौढ़ावस्था में जो कि प्रकुंचन दाब 110 से 125 होता है। किसी भी व्यक्ति का रक्तचाप सिस्टोलिक और डायस्टोलिक रक्तचाप के रूप में हो जाता है जो सामान्यतः 120 से प्रति 80 mmHg होता है। एक स्वस्थ व्यक्ति सिस्टोलिक रक्त 90 से 120 mmHg के बीच होता है। सामान्य अवस्था में रक्त में श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या कितनी होती है? तो श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या 6000 से लेकर जो कि 8000 तक होती है। 6000 से लेकर 8000। इसका आंसर ए सही हो जाएगा। समान अवस्था में रक्त में श्वेत रक्त कणिकाओं TLC की संख्या जो कि 6000 से 8000 कुल ल्यूकोसाइट गिनती होती है। श्वेत रक्त कणिकाओं WBC या श्वेत या ल्यूकोसाइट के शरीर के संक्रामक रोगों और वाह पदार्थों में रक्षा करने वाले प्रतिरक्षा प्रणाली की कोशिकाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि निम्न में से कौन सी वस्त्र बनाने की विधि प्रत्यक्ष रूप से तंतु द्वारा वस्त्र बनाने की प्रक्रिया से संबंधित है? तो ब्रेड विधि, नमदा विधि, बुनाई विधि, नीटिंग विधि। तो कौन सी विधि है? नमदा विधि हो जाएगा। तो इसका आंसर नमदा विधि हो जाएगा। इसका आंसर बी सही हो जाएगा। तो प्रत्यक्ष रूप से तंतु द्वारा वस्त्र बनाने की प्रक्रिया जो कि नमदा विधि हो जाएगा। यह दाब के द्वारा होता है। तो योग्यता कौन सा साधन है? योग्यता कौन सा साधन है? तो योग्यता जो है कि एक मानवीय साधन है। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। तो मानवीय साधन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, मानवीय, अमानवीय। मानवीय में जो कि रुचियाँ, ज्ञान, शक्ति, योग्यताएं और वृत्ति होती हैं और अमानवीय में जो कि समय, धन, वस्तु, समुदाय, वस्तुएं, सुविधाएं ये सभी होती हैं।
तो इस प्रकार योग्यता मानवीय साधन है। तो ग्रास केंडल ने जो है कि नोट में दिया गया है कि ग्रास एवं केंडल ने समय को मानवीय माना है तथा निखिल एवं डार्सी ने जो कि समय को अमानवीय माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि लाल रक्त कणिकाओं का व्यास लगभग जो है कि कितना होता है। लाल रक्त कणिकाओं का व्यास लगभग जो कि 7 माइक्रोमीटर होता है, 7 माइक्रोमीटर होता है। तो इसका आंसर वी हो जाएगा। तो लाल रक्त कणिकाओं का व्यास लगभग जो कि 7.5 गुणे 10⁻⁴ सेमी जो कि 7.5 माइक्रोमीटर या 7 माइक्रोमीटर मीटर विलियनवा है। और WBC का व्यास लगभग 15 गुणे 10⁻⁴ सेमी या 15 माइक्रोमीटर है। लाल रक्त कणिकाओं जो कि RBC को रिंथ्रोसाइट भी कहते हैं, यह शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए आवश्यक है। नेत्र की सबसे बाहरी परत है, तो नेत्र की सबसे बाहरी परत तो श्वेत परत है, स्क्लेरा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। नेत्र की सबसे बाहरी परत जो कि स्क्लेरा श्वेत परत हो जाएगा। तो नेत्र की सबसे बाहरी परत एक सख्त सफेद अपारदर्शी झिल्ली होती है जिससे स्क्लेरा या श्वेत पटल कहते हैं। आंख के सामने श्वेत पटल में हल्का उभार के आकार का उत्तक होता है जिसे कार्निया कहा जाता है। निम्न में से कौन प्राकृतिक रंग नहीं है। तो इनमें से जो कि कौन सा प्राकृतिक रंग नहीं है, तो नील, मेहंदी, हल्दी और सल्फर। सल्फर जो कि नहीं है, तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। तो भारत के व्यवहारिक पोषण कार्यक्रम में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था संबंधित है। तो जो है कि यूनिसेफ हो जाएगा। इसका आंसर डी सही हो, यूनिसेफ संबंधित है। तो भारत में व्यवहारिक पोषण कार्यक्रम में या ANP से यूनिसेफ अंतर्राष्ट्रीय संस्था संबंध है। यूनिसेफ जो कि संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष है, एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन या संयुक्त राष्ट्र संघ UNO का एक विशिष्ट शाखा है। इस संगठन की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है कि 11 दिसंबर 1946 को हुआ था। यूनिसेफ की उद्देश्य जो है कि मातृ एवं शिशु रोग के निवारण तथा उसके उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति के लिए संघर्षशील है। यूनिसेफ जो कि 1959 में विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा आहार एवं कृषि संगठन की सहायता एवं सहयोग से भारत में एक विस्तृत कार्यक्रम चलाया। 1963 में पुनः इसी कार्यक्रम के अंतर्गत जो कि गर्भवती एवं धात्री माताओं के लिए पोषण सेवाएं तैयार की गई तथा इसका नाम व्यवहारिक पोषण कार्यक्रम रखा गया था। तो हृदय आवरण की दोनों परतों के मध्य एक तरल पदार्थ होता है। इस तरल पदार्थ को कहा जाता है तो कोशिका द्रव, लसिका द्रव या एंडोकार्डियम द्रव या पेरिकार्डियम द्रव। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, पेरिकार्डियम द्रव हो जाएगा। इसका आंसर जो कि डी सही हो जाएगा। हृदय आवरण के दो परतों के मध्य एक तरल पदार्थ जो है कि कौन सा होता है, पेरिकार्डियम द्रव्य होता है। कार्य जो कि यह हृदय के बाहरी आघात से बचाता है, हृदय की आंतरिक एवं बाह्य झिल्लियों को चिपकने से रोकता है तथा हृदय के स्पंदन में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि प्रसार शिक्षण पद्धति में विशेष महत्व है। प्रसार शिक्षण पद्धति में विशेष महत्व किसका है, तो नमनीयता का महत्व है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। फ्लेक्सिबिलिटी का महत्व है, तो इसका आंसर जो कि ए सही हो जाएगा। प्रसार शिक्षण पद्धति में विशेष महत्व नमनीयता का है। इसमें विभिन्न व्यक्तियों, स्थानों तथा परिवेशों के अनुसार किसी प्रतिबद्ध पाठ्यक्रम का अनुपालन नहीं होता है, बल्कि जिस परिवेश, जिस स्थान अथवा जिस व्यक्ति के निमित्त कार्यक्रम चलाना हो उसी के लक्षित करके कार्यक्रम नियोजित किया जाता है। अतः प्रसार शिक्षण पद्धति में पर्याप्त नमनीयता का होना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि समरूपी जुड़वा बच्चों को कहते हैं। समरूपी जुड़वा बच्चे हो सकते हैं तो जो कि दो लड़की या दो लड़का या अथवा दो लड़की, एक से अधिक तो जो है कि दोनों हो जा सकते, दो लड़की अथवा या दो लड़का या दो लड़की हो सकते। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि उच्च रक्तदाब से ग्रसित व्यक्तियों को के आहार खाना चाहिए। तो उच्च रक्तदाब से ग्रसित व्यक्तियों को कैसा आहार खाना चाहिए, तो जो है कि कम सोडियम क्लोराइड युक्त आहार। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, कम सोडियम क्लोराइड युक्त आहार खाना चाहिए। प्लाज्मा प्रोटीन के रक्त का लगभग होते हैं। प्लाज्मा प्रोटीन रक्त का लगभग कितने प्रतिशत होते हैं,
तो जो है कि प्लाज्मा प्रोटीन जो कि रक्त का 50% होते हैं, तो इसका जो है कि डी सही हो जाएगा। सॉरी, इसमें इसका 7% बताया जाएगा जो कि गलत है। इसका आंसर जो कि डी होगा, 50% हो जाएगा। सही बताई मैं। तो प्लाज्मा एक हल्के पीले रंग का गाढ़ा तरल पदार्थ होता है जो रक्त के आयतन लगभग जो कि 55% होता है। प्लाज्मा में जो कि 90 से 60% तक, जो कि 6 से 8% तक, 7% तक अच्छा प्रोटीन पूछा है। रक्त में प्लाज्मा प्रोटीन रक्त का लगभग जो कि 7%, प्लाज्मा में प्रोटीन पूछा है। रक्त में जो कि प्लाज्मा 55% तक होता है। अच्छा, इसका आंसर ऐसे ही होगा। तो प्लाज्मा फिर से पढ़ लेते हैं। प्लाज्मा एक हल्के पीले रंग का गाढ़ा तरल पदार्थ है जो रक्त में के आयतन लगभग जो कि 55% होता है। रक्त में लगभग आयतन कितना होता है? रक्त में आयतन लगभग जो कि 55% होता है। प्लाज्मा में जो कि 90 से 92% तक जल और 6 से 8% तक जो कि जिसे 7% भी कर सकते हैं, प्रोटीन पदार्थ पाए जाते हैं। और फाइब्रिनोजन, ग्लोबुलिन तथा एल्बुमिन प्लाज्मा में उपस्थित मुख्य प्रोटीन है जिसे फाइब्रिनोजन की आवश्यकता रक्त थक्का बनाने या स्कंदन में होती है। ग्लोबुलिन का उपयोग शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र तथा एल्बुमिन का प्रयोग परासरणी संतुलन के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि यह त्वचा का वह भाग जो हमें सबसे ऊपर दिखाई देता है कहलाता है। तो यह त्वचा का वह भाग जो हमें सबसे ऊपर दिखाई देता है वह क्या कहलाता है? शुभ्र स्तर या परोही स्तर या कणमय स्तर या सल्क स्तर? तो यह जो कि शल्कमय स्तर, तो इसका आंसर जो है कि डी सही हो जाए, शल्कमय स्तर हो जाएगा। वह त्वचा का वह भाग जो हमें सबसे ऊपर दिखाई देता यह सल्क स्तर कहलाता है। यह शरीर और पर्यावरण के बीच प्राथमिक बाधा के रूप में कार्य करता है। यह जो है कि शरीर और पर्यावरण के बीच प्राथमिक बाधा के रूप में कार्य करता है। एपिडर्मी त्वचा की पतली बाहरी परत है जो आँख को दिखाई देती है। एपिडर्मी 5 परतों में बना होता है। ट्रेंटम वेसल सबसे गहरी परत है और स्ट्रेटम स्पिनोसस जो कि स्पाइनो रूप देने वाला है। स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम जो कि बाहरी त्वचा परत के निर्माण में योगदान है। स्ट्रेटम ल्यूसिडम हेल्थी निर्माण में है और स्ट्रेटम कार्डिनिपिम सबसे बाहरी परत है। ओ रक्त समूह में कौन से एंटीजन पाए जाते हैं? तो ओ रक्त समूह में जो कि कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है। कोई भी एंटीजन नहीं, तो कोई नहीं, तो इसका आंसर डी सही हो। कोई नहीं, तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। मानव रक्त समूह के वर्गीकरण में जो कि आरबीसी पाए जाने वाले प्रोटीन के आधार पर किए जाते हैं। इसका वर्गीकरण सर्वप्रथम जो कि लैंड स्टीनर के द्वारा किया गया। रक्त में समूह 4 प्रकार के होते हैं। कौन सा? ए बी और ए बी ओ और होता है। ओ रक्त समूह में कोई भी प्रतिजन एंटीजन नहीं पाया जाता है, लेकिन रक्त प्लाज्मा में ए तथा बी दोनों प्रकार के प्रतिरक्षक पाए जाते हैं। ओ रक्त समूह वाला व्यक्ति जो कि ए और बी और ए बी तथा ओ रक्त समूह वाले व्यक्ति को रक्तदान कर सकता है, परंतु केवल ओ वाले व्यक्ति जो कि ओ रक्त समूह वाले व्यक्ति जो कि रक्तदान कर सकता है, परंतु केवल ओ वाले व्यक्ति से रक्त ले सकता है। ए बी जो कि वो वाले व्यक्ति से रक्त ले सकता है या किसी से रक्त नहीं ले सकता वो वाला। तो व्यक्ति के जीवन का आरंभ होता है, तो व्यक्ति का जीवन का आरंभ जो कि गर्भाधान से हो जाता है, तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। विषण के कार्य हैं, तो विषण के कार्य क्या हैं? तो यह जो है कि शुक्राणुओं के निर्माण करता है या टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का श्रावण करता है या उपयोग सभी। तो यह जो दोनों है, विषण कार्य जो कि शुक्राणुओं का निर्माण करता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का श्रावण करता है, तो उपयोग सभी। इसका आंसर सी सही हो जाएगा। विषण सभी पुरुषों तथा पशुओं तथा मानव में पाया जाने वाला नर जनन ग्रंथि है। इस प्रकार मादा में डिंब ग्रंथि या अंडाशय होती है। इस प्रकार नरों में विषण होता है। विषण के 2 कार्य हैं जो कि शुक्राणुओं का निर्माण करता है, टेस्टोस्टेरोन और हार्मोन्स का श्रावण करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि प्रांग के अनुसार सर्वाधिक गर्म रंग कौन सा है। तो प्रांग के अनुसार जो कि सर्वाधिक गर्म रंग लाल एवं नारंगी है या हरा बैंगनी, लाल और नारंगी हो जाएगा। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा, लाल और नारंगी हो जाएगा। और सबसे ठंडा रंग जो कि नीला बैंगनी हो जाएगा। प्रसव के समय गर्भाशय की मांसपेशियों के संकुचन पैदा करने वाला हार्मोन्स है। तो कौन सा हार्मोन है? तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन से। तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि इस विधि में मोहल्लों में पाइप की उपशाखाओं में पानी का कनेक्शन दिया जाता है। तो विच प्रणाली में हो जाएगा। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। डेंट एवं सिस्टम या ट्री सिस्टम, इस प्रकार के प्रणाली में प्रवाह यूनिडायरेक्शन होता है। इस प्रकार की प्रणाली आमतौर पर पुराने शहरों या पुरानी बस्तियों में प्रयोग की जाती है, जो शहर के नियोजित हैं, वे इस प्रकार के वितरण प्रणाली के लिए सबसे उपयुक्त हैं। ट्री सिस्टम जो कि ट्री सिस्टम का नाम इसकी संरचना के कारण दिया गया है। इसकी एक मेन लाइन होती है जो कि जो सब मेन लाइन से जुड़ी हुई होती है, जो आगे ब्रांच पाइप लाइनों से जुड़ी होती है, और अंत में इन ब्रांच पाइपों को लेटरल पाइप जो जोड़ा हो जाता है, जिससे पानी उपभोक्ता को वितरित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि माँ के दूध में प्रोटीन का कौन सा रूप पाया जाता है। तो माँ के दूध में जो कि प्रोटीन का कौन सा रूप पाया जाता है? तो लेक्टोएल्बुमिन, लेक्टोग्लोबुमिन, कैसीन, इसमें जो कि एल्बुमिन पाया जाता, इसमें इसका आंसर सही नहीं दिया गया, सभी पाया जाता है। तो माँ के दूध में जो है कि निम्न में से सभी प्रोटीन पाया जाता है माँ के दूध में प्रोटीन जो कि लेक्टोएल्बुमिन, लेक्टोग्लोबुमिन और कैसीन। वसा जो कि कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, खनिज तत्व आदि पर्याप्त मात्रा में उपस्थित होते हैं, जो शिशु के पोषण के लिए आवश्यक होते हैं। परंतु आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर दे दिया, इसमें से कोई नहीं है। पाचन तंत्र के मांसपेशियों के कमजोर होने से होने वाली कब्ज को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? तो एंटोनिक कब्ज कहते हैं। पाचन तंत्र के मांसपेशियों के कमजोर होने से होने वाले कब्ज को क्या कहते हैं? एंटोनिक कब्ज कहते हैं। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि शरीर का वह संस्थान जो कि रक्त को शरीर के लघुत्तम इकाई कोशिका तक पहुंचाता है। तो कौन सा हो जाएगा? रक्त परिसंचरण, रक्त का वह संस्थान जो रक्त को शरीर के लघुत्तम इकाई कोशिका तक पहुंचाता है। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। तो रक्त परिसंचरण शरीर का वह संस्थान जो कि रक्त के शरीर के लघुत्तम इकाई कोशिका तक पहुंचाता है। रक्त परिसंचरण संस्थान में हृदय, धमनी तथा शिरा आदि सम्मिलित है। हृदय शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीजन युक्त रक्त पंप करता है। दूसरा, धमनियां जो हृदय से विभिन्न अंगों में रक्त पहुंचाती है। तीसरा अंग शिरा जो विभिन्न अंगों से ऑक्सीजन रहित रक्त कण करती है और इसे वापस हृदय की ओर भेजती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि ऊतकों का समूह जो कि शरीर के आवरण एवं शारीरिक गुणों के स्तर पर पाया जाता है, उसे कहते हैं। तो उसे कौन सा समूह कहते हैं? उसे जो कि कोशिका कहेंगे, उपकला ऊतक कहते हैं। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। इपिथेलियम टिश्यूज कहते हैं। तो ऊतकों का समूह जो कि शरीर के आवरण एवं शारीरिक गुणों के स्तर पर पाया जाता है, उसे उपकला ऊतक कहते हैं, इपिथेलियम टिश्यूज कहते हैं। तो उपकला ऊतक पूरे शरीर में फैले हुए हैं। ये कई प्रकार के कार्य करते हैं, जिसमें सुरक्षा, स्राव, अवशोषण, उत्सर्जन, निस्पंदन आदि प्रमुख होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि फाइनोडर्मा रोग किस पोषक तत्व की कमी से होता है। फाइनोडर्मा रोग किस पोषक तत्व की कमी से होता है? तो कैल्शियम, आवश्यक वसी अम्ल। तो इसका आंसर जो कि बी सही हो जाएगा। आवश्यक वसी अम्ल के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि फुलकारी भारत के किस प्रदेश में प्रसिद्ध कढ़ाई है। तो फुलकारी जो कि भारत के पंजाब की है। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। तो ये जो कि देखिए, यह फुलकारी जो कि दो शब्दों से मिलकर बना है। फूल का अर्थ होता है फूलों तथा कारी का अर्थ होता है काम, अर्थात फूलों का काम। यह पंजाबियों की एक महत्वपूर्ण परंपरा है।
परंपरागत कढ़ाई है। पंजाब की फुलकारी देश विदेशों में प्रसिद्ध है। रोहतक, गुड़गांव की करनाल, हिसार और दिल्ली फुलकारी के काम के लिए जो कि काफ़ी प्रसिद्ध हैं। पश्चिम पंजाब में फुलकारी का बाग कहा जाता है। इस प्रकार फुलकारी के निम्नलिखित प्रकार हैं: चोब, सुवर्ण, तिलपत्ता, शीशेदार फुलकारी, कब्जे की फुलकारी, निकल बाग आदि हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि गर्भाशय की सबसे भीतरी तह को जाना जाता है। तो गर्भाशय की सबसे भीतरी तह को जो कि एंडोमेट्रियम जाना जाता है। तो इसका आंसर डी सही हो जाए, एंडोमेट्रियम जाना जाता है। संगठन संरचना का सबसे पुराना और सरल प्रकार कौन सा है? तो संगठन संरचना का सबसे पुराना और सरल प्रकार इसमें जो कि रेखित संगठन हो जाएगा, लाइन ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। तो संगठन संरचना का सबसे पुराना और सरल प्रकार जो कि रेखित संगठन हो जाएगा। संगठन वह सामाजिक संस्था, वह सामाजिक व्यवस्था या युक्ति है जिसका लक्ष्य एक होता है, जो अपने कार्य की समीक्षा करते हुए स्वयं का नियंत्रण करती है। संगठन 5 प्रकार का होता है: लाइन संगठन, रेखीय और कर्मचारी संगठन, कार्यात्मक संगठन, परियोजना संगठन, मैट्रिक्स संगठन हो जाएगा। वृद्धि हार्मोन्स का संश्लेषण किसके द्वारा होता है? वृद्धि हार्मोन का संश्लेषण जो कि एंड्रिनोहाइपोफाइसिस के द्वारा होता है। तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा, एंड्रिनोहाइपोफाइसिस के द्वारा होता है। एंड्रिनोहाइपोफाइसिस या पूर्वकाल पिट्यूटरी किसी व्यक्ति की पिट्यूटरी ग्रंथि पूर्व रूप है। पिट्यूटरी ग्रंथि आमतौर पर मस्तिष्क के नीचे स्थित होती है और हाइपोथैलेमस के द्वारा नियंत्रित होता है। कुछ हार्मोन जो एंड्रिनोहाइपोफाइसिस द्वारा स्रावित किए जाते हैं निम्न है: थायराइड उत्तेजक हार्मोन, वृद्धि हार्मोन्स और एंड्रिनोहाइपोफाइसिस हार्मोन्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि ऊतक के ऊन के धागों की मोटाई एवं बारीकी को कहा जाता है। तो ऊन के धागों की मोटाई एवं बारीकी को कहा जाता है, काउंट्स कहा जाता है। तो इसका आंसर ए से काउंट्स कहा जाएगा। प्रोजेस्टेरॉन एवं एस्ट्रोजन हार्मोन्स कहाँ से स्रावित होता है? प्रोजेस्टेरॉन एवं एस्ट्रोजन हार्मोन्स कहाँ से स्रावित होता है? तो ये जो है कि कार्पस लुटियस से स्रावित होता है। इसका आंसर बी सही हो जाएगा। इसका आंसर बी सही हो जाएगा। तो प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन हार्मोन जो कि कार्पस लुटियस से स्रावित होता है, जो गर्भधारण, मासिक चक्र नियंत्रण तथा दुग्ध स्राव के लिए महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है जरी कला कहाँ से प्रसिद्ध है? तो जरी कला जो कि बनारस से प्रसिद्ध है। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा, बनारस से प्रसिद्ध है। उच्च रक्तचाप का संबंध हो सकता है। तो उच्च रक्तचाप का संबंध जो है कि वृक्क संबंधित परेशानी से हो सकता है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, वृक्क संबंधित परेशानी से हो सकता है। उच्च रक्तचाप के निम्नलिखित लक्षण हैं: छाती से दर्द, सिर दर्द, गुर्दे से दोष होता है, दोष होना, कमजोरी एवं चक्कर आना, बेचैनी महसूस होना, कब्ज, हृदय के स्नायुओं में प्रसरण आदि हो जाएगा। कौन सी तंत्रिकाएं बाह्य जगत की उत्तेजनाओं से प्रभावित होती है? कौन सी कोशिकाएं जो कि बाह्य जगत की उत्तेजनाओं से प्रभावित होती है? संवेदी तंत्रिका हो जाएगा, संवेदी तंत्रिकाएं हो जाएगा। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा, संवेदी तंत्रिका हो जाएगा। बेसिक डाई किसमें घुलनशील होती हैं? बेसिक डाई जो कि किसमें घुलनशील होती हैं? एसिड में, एल्कोहल में, जल में, उपरोक्त में से कोई में। तो बेसिक डाई जो है कि जल में होती है। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा, जल में घुलनशील होती हैं। तो लगभग किस उम्र में बच्चे अपने मूत्राशय और मलाशय पर नियंत्रण प्रारंभ कर देते हैं? तो लगभग जो कि 2 वर्ष के बच्चे करते हैं। इसका आंसर सी हो जाएगा, 2 वर्ष के बच्चे करते हैं। इसका आंसर सी सही हो जाएगा, 2 वर्ष के बच्चे करते हैं। तो लगभग 2 वर्ष की आयु में बालक अपनी मांसपेशियों पर नियंत्रण करना सीख जाते हैं। इस आयु में वह मल मूत्र पर नियंत्रण प्रारंभ कर देते हैं। विकास क्रम में बालक मल त्याग की क्रिया पर नियंत्रण पहले तथा मूत्र त्याग की क्रिया पर नियंत्रण बाद में सीखता है। मल मूत्र नियंत्रण स्नायुविक परिपक्वता पर निर्भर करता है। बालकों को मल मूत्र नियंत्रण की शिक्षा उस समय से प्रारंभ कर देनी चाहिए जब बालक के बिना किसी सहारे आसानी से बैठने लगे। सामान्यतः वह सीधा 9वें माह में प्रारंभ करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि
निलय द्वारा प्रत्येक मिनट में निष्पादित की गई रक्त की मात्रा को कहते हैं, तो जो कि कार्डियक आउटपुट कहते हैं, कार्डियक आउटपुट। इसका आंसर डी सही हो जाएगा। भारत की प्रथम स्वास्थ्य कमेटी की स्थापना वर्ष 1946 में स्थापित की गई थी और इसको इस नाम से भी जाना जाता है, तो इसको जो है कि भोर कमेटी के नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास के पढ़ने का तरीका नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास के पढ़ने का तरीका नहीं है? तो पुस्तक विधि जो कि नहीं है, तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा, पुस्तक विधि नहीं है। दूध के किण्वन प्रक्रिया के कौन सा जीवाणु प्रयुक्त होता है? दूध के किण्वन प्रक्रिया में कौन सा जीवाणु प्रयुक्त होता है? तो जो कि स्ट्रेप्टोकोकस प्रयुक्त होता है, तो इसका आंसर ए से है, स्ट्रेप्टोकोकस प्रयुक्त होता है। कपड़े की मोयरिंग परिसज्जा बनाई जाती है, तो कपड़े की मोयरिंग परिसज्जा जो कि गर्म रोलर द्वारा बनाई जाती है, तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। तो मोयरिंग इस परिसज्जा द्वारा वस्त्र की संपूर्ण सतह पर पानी के लकीर के समान नमूने बनाए जाते हैं। इसके बाद उन पर अत्यंत बारीक एवं महीन रेखाएं बनाई जाती हैं। जब प्रकाश की किरणें इन रेखाओं पर लहरों पर पड़ती हैं तो परावर्तित होकर अनोखी चमक उत्पन्न कर देती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि लंबाई के धागे या तानों जो कि किनारे के समानांतर होते हैं कहलाती हैं। तो लंबाई के धागे व तानों जो कि किनारे के समानांतर होते हैं क्या कहलाती हैं? तो यह जो कि यह ऑन ग्रेन कहलाती है, तो इसका आंसर ए सही है, ऑन ग्रेन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि बुखार के समय प्रत्येक 1 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान में वृद्धि के लिए शरीर का आधारित चयापचय दर बढ़ता है, तो कितना बढ़ता है? तो इसका आंसर 7% हो जाएगा। फेफड़ों की जीवन वायु धारिता किसमें नापा जाता है? तो इसका आंसर क्या है? फेफड़ों की जीवन वायु धारिता को किस में नापा जाता है? तो स्पायरोमीटर में नापा जाता है, तो इसका आंसर डी सही होगा, स्पायरोमीटर में नापा जाता है। कौन सी विधि गंदे पानी के निस्तारण से संबंधित नहीं होती है? तो कौन सी विधि जो कि गंदे पानी के निस्तारण से संबंधित नहीं होती है? तो गड्ढे से भरा विधि जो कि गंदे पानी के निस्तारण से संबंधित नहीं होती, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। तनुकरण और रासायनिक उपापचय जीव वैज्ञानिक उपकरण ये सभी होती हैं, तो गड्ढे में भरना यह नहीं हो जाएगा। तनुकरण रासायनिक उपचार जीव वैज्ञानिक उपचार जो कि आदि हैं, यह डॉपिंग मल तथा कूड़ा करकट निष्कासन की विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि टाइफाइड में निम्न में से किस खनिज लवण की आवश्यकता सर्वाधिक होती है? तो जो कि टाइफाइड में आयरन खनिज लवण की आवश्यकता सर्वाधिक होती है, तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। टाइफाइड में लोह तत्व खनिज लवण की आवश्यकता सर्वाधिक होती है। लोह तत्व हमारे शरीर में अत्यंत ही अल्प मात्रा में विद्यमान रहता है, परंतु अत्यंत अल्प मात्रा में होते हुए भी इसकी महत्ता बहुत अधिक है। यह शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण खनिज लवण है। तो सीवेज शुद्धिकरण के लिए जैविक क्रिया की विधि है, तो इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा? सीवेज शुद्धिकरण के लिए जैविक क्रिया की विधि है, तो सेप्टिक टैंक हो जाएगा, सेप्टिक टैंक हो जाएगा, कृतश्लब्ज प्रक्रिया, सीवेज फार्मिंग हो जाएगा, तो इसका आंसर जो कि 3 हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में गंदे पानी और घर में प्रयोग किए गए जल के प्रदूषणकारी अवयवों को विशेष विधि से साफ किया जाता है। इसको जो कि साफ करने के लिए भौतिक, रासायनिक और जैविक विधि का प्रयोग किया जाता है। इसके माध्यम से दूषित पानी को दोबारा प्रयोग में लाने लायक बनाया जाता है। इसकी 3 विधियां हैं, सेप्टिक टैंक, कृत स्लब प्रक्रिया, सीवेज ट्रीटमेंट प्रक्रिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि यह पाचन रस बिना पचे कार्बोज के डाइसैक्राइड में परिवर्तित होता है, तो इस कौन सा हो जाएगा? तो जो कि यह पाचन रस बिना पचे कार्बोज डाइसैक्राइड में परिवर्तित हो जाता है, तो एमाइलेज, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन या लाइपेज, तो इसमें से इसका आंसर जो एमाइलेज हो जाएगा, तो इसका आंसर ए से हो जाएगा, एमाइलेज हो जाएगा। एमाइलेज पाचन रस बिना पचे कार्बोज को डाइसैक्राइड में परिवर्तित करता है। एमाइलेज जो है कि पाचन रस को बिना पचे कार्बोज को डाइसैक्राइड में
परिवर्तित कर देता है। जो इमाइलेज या टाइलिन एक एंजाइम है, जो कि इमाइलेज या टाइलिन एक जो कि एंजाइम है जो स्टार्च को ग्लूकोज और माल्टोज में तोड़ देता है। मानव तथा अन्य स्तनधारियों के लार में एमाइलेज पाया जाता है जो पाचन में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि निम्न में से कौन सा बहुकोशिकीय जीवधारी है। तो बहुकोशिकीय जीवधारी, इसमें जो कि इसका आंसर कोई नहीं बताया गया है। मनुष्य एक बहुकोशिकीय जीवधारी है। तो मनुष्य को जो कि बताया गया मनुष्य एक बहुकोशिकीय जीवधारी है, इसमें इसका आंसर नहीं बताया गया है। तो आयोग ने इस प्रश्न के सभी विकल्पों को गलत माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि जब वस्त्र की कताई से पूर्व तंतु अवस्था में रंगा जाता है तो तब उसे कहा जाता है, तो उसे जो कि स्टॉक रंगाई कहा जाता है। इससे इसका आंसर बी सही हो जाए, स्टॉक रंगाई कहा जाता है। रंगों की रंगाई जो कि रो स्टॉक डाइंग ऑफ फाइबर्स डाइंग जो कि हो जाएगा डाइड हो जाएगा। इस सूती डाइनिंग हो जाएगा। यह जो कि सूती, लिनन, ऊन, रेशम, जूट आदि रेशों को कच्ची अवस्था में रंगा जाता है। रेशे मुख्यतः 3 प्रकार के रंगे जाते हैं जो कि टॉप रंगाई, डॉप रंगाई और जो कि स्टॉप रंगाई हो जाएगा। टॉप रंगाई में जो कि वर्स्टेड ऊनी रेशों में रंगा जाता है और जो कि कृत्रिम रेशों को रंगा जाता है। और डॉप रंगाई में जो कि कृत्रिम रेशों को रंगा जाता है और स्टॉक रंगाई में छोटे रेशों को रंगा जाता है। तो स्टॉक रंगाई में वस्त्र तंतु अवस्था में रंगा जाता है। स्टॉक रंगाई में जो कि वस्त्र तंतु अवस्था में रंगा जाता है। स्टॉक रंगाई से चद्दर पर पक्के रंग चढ़ाए जाते हैं। यह सबसे सस्ती विधि है, जो कि स्टॉक रंगाई सबसे सस्ती विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि शरीर को संतुलित अवस्था में रखने और सभी प्रकार की पेशियों पर नियंत्रण और नियमन किसके द्वारा होता है। शरीर को संतुलित अवस्था में रखने और जो है कि रखने वाली सभी प्रकार के पेशियों में नियंत्रण और नियमन किसके द्वारा होता है। तो सेरिबेलम के द्वारा होता है। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा, सेरिबेलम के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि साधारण सूती वस्त्र के लिए कितने नंबर की सुई होती है। तो साधारण सूती वस्त्र के लिए जो है कि 16 नंबर की सुई होती है। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। साधारण सूती वस्त्र के लिए जो कि 16 नंबर की सुई होनी चाहिए। सिलाई का तात्पर्य शुरू से अंत तक परिधान तैयार करने में शामिल सभी गतिविधियां हैं। इसमें उन व्यक्तियों की माप लेना भी शामिल है जिसके लिए परिधान तैयार किया जा रहा है। साथ ही इसमें कपड़ा काटकर सिलाई करना, किसी भी डिजाइन और कढ़ाई के रूप में वांछित तरीके से जोड़ना, इसे पेश करना और अंत में एकदम सही फिटिंग सुनिश्चित करना भी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि इंग्लिश फिल्टर किस फिल्टर को कहते हैं। इंग्लिश फिल्टर जो है कि स्लो सेंडर फिल्टर को कहते हैं। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। किस अवस्था में जो कि सामाजिक विकास यौन विरोध की भावना पाई जाती है। तो किस अवस्था में जो कि सामाजिक विकास यौन विरोध भावना पाई जाती है। तो यह जो कि उत्तर बाल्यावस्था में पाई जाती है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, उत्तर बाल्यावस्था में पाई जाती है। 6 से 12 वर्ष तक जो कि होती है। यह विकास की दृष्टि से इस अवस्था में बड़ा महत्व। तो यह जो कि उत्तर बाल्यावस्था में सामाजिक विकास में यौन विरोध की भावना पाई जाती है। उत्तर बाल्यावस्था जो कि 6 से 12 वर्ष तक की होती है। विकास की दृष्टि से इस अवस्था का बड़ा महत्व है। और हॉलॉक के अनुसार जो कि उत्तर बाल्यावस्था 6 से 3 वर्ष की आयु से वह संधि अवस्था में प्रारंभ होने तक 11 या 12 वर्ष के बीच होती है। शिशु के उचित पोषण के लिए किस वसी अम्ल की अधिक आवश्यकता होती है। तो शिशु के उचित पोषण के लिए किस वसी अम्ल की अधिक आवश्यकता होती है। तो एरेकिडोनिक एसिड होती है। इसका आंसर डी सही हो जाएगा, सॉरी लिनोलेनिक हो जाएगा। इसका आंसर जो कि बी हो जाएगा, लिनोलेनिक होती है। तो इसका आंसर जो कि बी हो जाएगा, लिनोलेनिक एसिड होती है। शिशु के उचित पोषण के लिए लिनोलेनिक एसिड की अधिक आवश्यकता होती है। लिनोलेनिक एक आवश्यक वसी अम्ल है। आवश्यक वसी अम्ल शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। यह 3 प्रकार के, कौन सा, लिनोलेनिक और जो है कि एराकिडोनिक। यह आवश्यक से अधिक लिनोलेनिक अम्ल की, मतलब यह सभी हैं
पर सबसे ज़्यादा जो कि लिनोलेनिक हो जाएगा, लिनोलिक हो जाएगा। तो यह लिनोलिक अम्ल की मात्रा एराकिडोनिक अम्ल में बदल जाती है, जो शिशुओं की वृद्धि और विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है, फंसाने वाला क्वेश्चन है। लिनोलिक और एराकिडोनिक एसिड भी दोनों हुए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि कृत्रिम संवातन विधि है, तो कृत्रिम संवातन विधि इनमें से कौन सा है? तो फ्लिनल पद्धति है, फ्लिनल पद्धति जो कि कृत्रिम संवातन विधि है। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। तो कृत्रिम संवातन जिन स्थानों में प्राकृतिक संवातन व्यवस्था प्राप्तजनक या सुविधाजनक नहीं होती है, जैसे सिनेमा हॉल, बड़ी बड़ी फैक्ट्री, वहाँ ना तो पारगम्य संवातन व्यवस्था सुविधाजनक होती है, जैसे प्लिनल व्यवस्था। इस व्यवस्था में बिजली के साधारण पंखों का प्रयोग किया जाता है, जो दबाव के साथ वायु के नीचे ढकेलता है, जिसके परिणाम स्वरूप अशुद्ध वायु बाहर निकल जाती है तथा शुद्ध वायु जो कि शुद्ध वायु व ताजी हवा अंदर प्रवेश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि पेप्टिक अल्सर में दिया जाने वाला आहार है, तो पेप्टिक अल्सर में दिया जाने वाला आहार जो कि ब्लैंड डाइट हो जाएगा, ब्लैंड डाइट हो जाएगा। इसका आंसर सी सही हो जाएगा। पेप्टिक अल्सर का कार्य होता है घाव हो जाना। तो पेप्टिक अल्सर में आमाशय तथा पक्वाशय की संश्लेषित झिल्लियों में घाव होता है। घाव के कारण कई छोटे छोटे छिद्र हो जाते हैं, अतः आमाशय की दीवारों की श्लेष्मिक भी धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। इस प्रकार पेप्टिक अल्सर में दिया जाने वाला आहार ब्लैंड डाइट है, जैसे कि आहार में रेशों की कमी, मसालेदार एवं सुगंधित भोज्य पदार्थ नहीं हो, सादा पौष्टिक भोजन और जो कि जैतून का तेल खाने में प्रयोग किया जाना चाहिए। तो हमारा जो कि 2021 का पीजीटी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि पूरा हुआ। अब जो है कि 2016 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो ठीक है, आप सबका धन्यवाद। अब जो कि हम लोग दूसरे दिन मिलते हैं।